नमस्कार दोस्तों, आज आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाने जा रहा हूं जो कि एजुकेशन में अपना स्टैंडर्ड स्थापित कर चुके हैं। जो आजकल आप अपने घरों में देखते होंगे कि बच्चे बीएड की तरफ ज़्यादा भागते हैं, बीएड कर लेते हैं। बीएड करने के बाद में आज यूपी की क्या पूरे इंडिया की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लड़कियां बीएड तो कर लेती हैं या नीचे लेवल में कोई कोर्स कर लेती हैं, लेकिन आगे बढ़ने का नहीं सोच पाती हैं। अब उनका क्या था कि टीचिंग लाइन प्राइमरी तक उन्होंने पढ़ाना है, लेकिन अब बीएड कर लिया है। बीएड करने के बाद में करना क्या है, क्योंकि अभी बीएड करने वाले बच्चे हैं जो वो अभी खाली बैठ गए हैं, उनको आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। तो हमारे पास एक मेहमान जो आज आए हैं वो एक ऐसे ही मेहमान है जिन्होंने एक स्टेप आगे बढ़कर सोचा है और अपने जीवन को एक मकाम दिया है। तो इसी के उद्देश्य से मैंने ये आज वीडियो बनाया है कि जो बच्चे बीएड किए हुए हैं या उनके समझ में नहीं आ रहा कि आगे हमने करना क्या है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज उन्हीं मेहमान से हम मिलते हैं। शिवानी जी, आप कहाँ से हैं और अपने बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएं दर्शकों को। नाम मेरा शिवानी सिंह है, जैसा कि आप परिचय दे चुके हैं। और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो 10th 12th तक तो मैथ्स मीडियम से हुई। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया बीएससी, और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद पापा का मानना था कि टीचिंग लाइन सेफ होता है लड़कियों के लिए, तो उन्होंने इनकरेज किया कि चलो बीएड करते हैं। तो फिर बीएड भी हुआ, बीएड अच्छे मार्क्स के साथ मैंने किया। बीएड करते करते मतलब मुझे एहसास हुआ कि बीएड एक प्राइमरी लेवल और 8th क्लास तक आपको लिमिट कर देगा। तो फिर बीएड के बाद हम सोचे एमए कर लेते हैं, अभी कुछ वैकेंसी भी नहीं आ रही है और एक डिग्री मेरे पास पीजी हो जाएगा, तो पीजी से थोड़ी और अपॉर्चुनिटी खुलेगी। पीजी करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम केवल निम्न स्तर तक ही क्यों सोचें। निम्न स्तर बोलें तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी। फिर हम सोचे कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। एक नेट जेआरएफ जैसा एग्ज़ाम होता है, यूजीसी करवाती है, एनटीए संस्था कंडक्ट करती है। तो फिर वो हमने उस एग्ज़ाम के बारे में पता किया। इससे होगा कि मेरे आगे के जो ऊपर लेवल, मतलब ऊपर लेवल इन द सेंस हायर लेवल, आप असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम के बारे में सोचें, तो वो एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता किया। फिर नेट जेआरएफ की पूरी। को थोड़ा सा स्लो बताएं, क्योंकि जैसे कि आपने बीएड करके आपने छोड़ दिया है, आपने ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन करने के बाद में आपको ऑप्शंस नहीं पता हैं, तो उन्होंने क्या किया, पीएचडी करने के लिए। पीएचडी है तो जो पुराने लोग हैं उनको पीएचडी ज़्यादा पता होती है, इतना ज़्यादा नहीं जानकारी होती है। तो ये पीएचडी करने के लिए इन्होंने सोचा। हाँ, तो वो बता रही पीएचडी एग्ज़ाम के लिए इन्होंने अगर करनी है तो उससे पहले कौन सा एग्ज़ाम पहले आपने देना है। पीएचडी करने के लिए अब तो संस्था एक पहले कुछ यूनिवर्सिटी होती है डायरेक्ट आपको पीएचडी में एनरोल करवा लेंगे कि आप पीजी करके आए हैं, डायरेक्ट आप एनरोल करवा लीजिए। एक होता है कि सरकार की तरफ से एक एग्जाम कंडक्ट करवाए, तो जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे टेट और सीटेट होता है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर लेवल का टेस्ट है। ऊपर लेवल बोले इसमें आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, जेआरएफ लो, नेट लो और पीएचडी ले लो। जेआरएफ क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलो जी। इसको आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, जो कि हमारी एपेक्स बॉडी है हायर एजुकेशन की जी, वो ये करवाई गया। उसमें आपको एक सर्टिफिकेट देगी और यूनिवर्सिटी आपको हमेशा अपनी तरफ से हर मंथ ग्रांट प्रोवाइड करवाई। वो ग्रांट को हम बोलते हैं जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। वो ग्रांट बेस अमाउंट 37, उसमें आपको एचआरए भी मिलता है, कंटिजेंसी फंड भी मिलता है, और भी बहुत सारे जो भी सरकार के रहते हैं। 40 प्लस अमाउंट आपको हर मंथ आप आएगा आपके अकाउंट में। और आप करेंगे क्या, उस अमाउंट को यूटिलाइज करना आपको अपनी रिसर्च की दुनिया में आगे अपनी चीज़ों को, रिसोर्स को जुटाने के लिए जी। और ये आपको 2 साल बाद जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाएंगे तो ये जो अमाउंट है ये और बिगर होगी, आपसे और काम करवाया जाएगा। और आपको मतलब देश की जो रिसर्च बैंक अब तक की है उसमें आपको कुछ नया योगदान करके देना ही होगा। ये पहले आपने एग्जाम दे दिया, आपने जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कर लिया अगर आपने, तो आप नेट और पीएचडी दोनों के लिए क्वालिफाई हो गए। मतलब नेट का अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप केवल पीएचडी के सर्टिफिकेट धारक हैं, आपको वो फेलोशिप, वो ग्रांट नहीं मिलेगी बस। हाँ, अगर आपने जेआरएफ सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो आप हर महीने सरकार आपको एक अच्छे अमाउंट पे कर रही है। लेकिन ये एग्जाम क्लियर कर लिए उसके बाद में आप पीएचडी करने नहीं लगेंगे कि आप किसी कॉलेज में कर ले।
उसके लिए आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग- आपने अलग एग्जाम देने हैं, तब आप क्वालिफाई करेंगे। हाँ, ये JRF वाला एक सर्टिफिकेट हो जाएगा। आपको एग्जाम तो हर यूनिवर्सिटी अपना कंडक्ट करवाएगी, जी। उनका एग्जाम दीजिए। एग्जाम के बाद इंटरव्यू का राउंड होगा। इंटरव्यू में पैनल आपसे बैठ के सवाल पूछेंगे। आपको एक प्रपोजल अपना लेके जाना होगा ताकि वो समझ पाए कि तुमको रिसर्च की दुनिया की नॉलेज है, कैसे काम करोगी, कैसे फीजिबल होगा वो काम। कुछ ऐसा ही नहीं कि कुछ भी अपने मन से उठा के हम नया करके ले आ रहे हैं। हमें कुछ नया ऐसा करना है जो कि योगदान भी दे, कुछ भी ऐसे अपने मन से नहीं। तो वो रिसर्च प्रपोजल आपको प्रेजेंट करना होता है। प्रपोजल आपको एक्सेप्टेड होगा, तब वो समझ जाएंगे कि हाँ इन बच्चों को रिसर्च की नॉलेज है। आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट बन के आपका फिर संस्थान में सिलेक्शन होगा, जैसा कि अभी गोरखपुर यूनिवर्सिटी वालों ने करवाया। देखो अभी इन्होंने क्या है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में टेस्ट दिए। इन्होंने शायद बनारस का भी, हाँ BHU का भी दिया, और इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी का दिया। तो शिवानी जी हैं वो जनरल कास्ट से हैं। जनरल कास्ट की जो कैटेगराइजेशन है वो काफ़ी हाई जाता है, जिसमें कि ये मतलब जनरल स्टूडेंट्स को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ। तो इन्होंने फिर भी बहुत अपग्रेड अपना जो स्टैंडर्ड बनाया था उसमें आई, लेकिन उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। तो 2 यूनिवर्सिटी से पहले एग्जाम दे चुकी थी, अभी इन्होंने दिया था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी की टॉपर है ये, नंबर 1 रैंक इनको मिला है, जो कि बहुत ही बड़ी मुश्किल काम है, बड़ी उपलब्धि है। तो अच्छा, आपने ये तो बता दिया एग्जाम बच्चे पढ़ लेते हैं, काफी पढ़ लिख के घर में तैयारी कर रही है। जो इंटरव्यू की तैयारी वो आपने कैसे की? इंटरव्यू की तैयारी कैसे की? इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से करना है और रिसर्च की नॉलेज आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बाद बाकी आप जो अपने जिनसे भी आप सपोर्ट या गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आपने MA किया हो, तो वहाँ के जो प्रोफेसर वगैरह होंगे उनसे भी आप पूछिए कि सर मुझे इंटरव्यू फेस करना है, तो उसको हम कैसे वो आपसे बेस आपके प्रपोजल जो देकर जाएंगे उससे क्वेश्चन करेंगे। दूसरा आपको रिसर्च से क्वेश्चन करेंगे। वो अगर आप टैकल कर ले रहे हैं तो फिर आपका इंटरव्यू फ्रूटफुल होगा। या आपने कहीं कोचिंग लिया है? नहीं, कोचिंग मैंने, मेरी सारी जो भी स्टडी है वो सारी सेल्फ स्टडी है। अच्छा, दर्शकों मैं आपको बता दूं, ये स्टूडेंट मैं इनको शुरू से देखते आ रहा हूँ। इन्होंने जो पढ़ाई की है, जितनी भी पढ़ाई की है, चाहे वो पहली क्लास से हो, इन्होंने लेके आज तक आपने ये इन्होंने अभी खाली यही बताया कि PhD में सिलेक्शन लिया है कि BA किया, BA के बाद वो BSc किया, BSc के बाद में MA किया। उसके अलावा भी इन्होंने एजुकेशन बहुत सारी कर रखी है। एजुकेशन में डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी है। मैं अपने राजकीय पॉलिटेक्निक फतेहगढ़ में गर्ल्स में टॉपर रही हूँ। और मेरे पास ये भी है कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी 1 साल काम किया है, जो कि मुझे एक अच्छा ऑफिस वाला जो कल्चर होता है उससे मैं भली भांति अवगत हूँ। मतलब ऑफिस वाले में लोगों में क्या काम रहता है, एक बड़ी संस्थान में जाके आपको इंटर्नशिप मिलना। तो ये है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मेरा ऑल ओवर हुआ है। इंजीनियरिंग भी किया है, देन आप एजुकेशन की फील्ड में भी हैं और आप रिसर्च की दुनिया में भी जा रही हो। तो फिर मल्टीपल तरीके से मेरी डायमेंशन में मेरा डेवलपमेंट हुआ है कि मैं हर तरीके से एजुकेशन अपनी ली है घर बैठ के। अभी कई लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बहुत सारी कोचिंग चाहिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का नाम चाहिए, वहाँ जाएंगे तभी कोई मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने पहले घर में रह के ही जितने भी चीज़ें हैं, पास में जो भी एग्ज़ाम्स किए क्लियर, बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं इन्होंने, लेकिन घर पर रहकर ही किए हैं सारे। अब ये कई लोग सोचने लगे होंगे कि घर पे रह गए, कहीं पे कोई पोस्ट नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन ये इन्होंने घबराई नहीं इससे। ये अपने एग्ज़ाम में लगी रही देने के लिए और अपनी एजुकेशन में लगी रही। अभी आपका सब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन ही हमारा सब्जेक्ट है, एजुकेशन ही है। तो ये अपनी पढ़ाई में लगी रही, आसपास के रिश्तेदार दुनियादारी इनसे दूर, अपना केवल एक एम था इनका, तो एम में लगी रही। तो आज ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी की एजुकेशन डिपार्टमेंट से टॉपर हैं। soon to be known as डॉक्टर शिवानी सिंह। जी, इनका एक आपका अच्छा ये शुरू से था कि एम की मैंने शुरू से नहीं, शुरू से तो एम नहीं था। ये तो बोलना थोड़ा सा, PhD का हमने स्टार्टिंग से तो नहीं सोचा था कि हम PhD करेंगे, इतना नहीं था। पहले यही था कि प्राइमरी में टीचर बन जाते हैं और फिर तो आगे सेट ही हो जाएगा। प्राइमरी से ज्यादा अपर प्राइमरी तक सोच लेंगे। PGT वाला एग्जाम तो आपको विदाउट मतलब केवल MA तक का रिक्वायरमेंट है, नेट वगैरह की रिक्वायरमेंट उसमें है भी नहीं। फिर वैकेंसी का थोड़ा सा है, जो भी सिचुएशन है वो ऑल क्लियर है कि 2-2 3-3 साल हो जा रहे हैं वैकेंसी के नाम पे नहीं गवर्नमेंट दे रही है। वो लोग अब वो उनका अपना इंटरनल मैटर होगा जो भी होगा। तो ये था कि कुछ नहीं कर रही हूँ तो चलो
एक और सर्टिफिकेट के नाम पे मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा तुम पास करो। उसी में एक सर्टिफिकेट के बारे में पता चला कि इससे फेलोशिप तुमको हर महीने मिलेगी। जब तक नौकरी का सेटलमेंट नहीं हो रहा परमानेंट, तब तक आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक हैंडसम अमाउंट मिल रहा है तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो मेरा ये हुआ कि चलो जीआरएफ वाला एग्ज़ाम है, पहले 2 प्रयास से मेरा नेट हुआ, फिर लगा कि थोड़ा सा ही बस 10% मेहनत मेरी कम जा रही है, मैं इसको अगर और इनहेंस करूँगी तो जीआरएफ भी हो जाएगा। तो थोड़ी सी और अपने तरफ से प्रिपरेशन, कंसिस्टेंट होना, रेगुलर होना, यही होगा एग्जाम का पैटर्न तो समझ आ ही चुका था। जब 2 बार आप एग्जाम दे लियो तो एग्जाम का पैटर्न आपको पता चल जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। फिर उससे हुआ कि जीआरएफ वाले में मैं ऑल इंडिया रैंक 32 लेकर आई। मतलब जनरल कैटेगरी, बीइंग जनरल कैटेगरी आपका ऑल इंडिया रैंक 32 और आप टॉप के 1% बच्चों में जब आपका नाम आ रहा है तो आपको जीआरएफ मिल रहा है। तो वो हुआ। वहां से फिर थोड़ी सा और लगा कि अब ये सर्टिफिकेट अगर मिल गया तो उसको आप अवेल करवाओगे तो पीएचडी में इनरोल करना ही होगा। जीआरएफ का बेनिफिट तब तक है जब तक आप पीएचडी में इनरोल नहीं करा रहे तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप घर लेके अवार्ड लेटर बैठो तो कोई फायदा नहीं है। फिर वहां से आपको पीएचडी करनी ही करनी है। तो फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया कि चलो हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म जिनका आ रहा था भी मेरे लाइन में उनके फॉर्म फिल किए हैं। सबसे पहले ये गोरखपुर वाला ही आया तो गोरखपुर वाला फिल किया। उसमें फिर अब तो रिजल्ट परिणाम सामने है कि मैं एग्जाम देने गई थी, फिर इंटरव्यू देने गई थी। इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा लेकिन टॉप के 1 में आ जाऊंगी, ये थोड़ी सी उम्मीद कम थी। तो इस बार तो फिर ये है अब यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा और हो सकता है मैं रिसर्च स्कॉलर जिसकी बनूं, वो हो सकता है डिपार्टमेंट की हेड हो। तो ऑल कंडीशन मेरे फेवर में है। अब जाके बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बीच में बीएड था, जो बीएड के जो बेसिक एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल था वो हट गया शायद। हाँ, वो बीएड बेसिक के लिए तो हटा दिया उन्होंने। अब वो जैसे ही वो बेसिक के लिए हटाया तो आपने बीएड कर रखी थी तो आपको हाँ, कहीं ना कहीं मान लीजिए कि वही मेरे पास एक रीजन रहा हुआ कि मैंने सोचा अब हायर एजुकेशन में ही जाने का सोचते हैं। पहले तो यही लेके चल रही कि चलो बीएड वाले प्राइमरी में लग जा रहे हैं। तो जितने भी जो फीमेल जो हमारे स्टूडेंट्स है वो तो यही सोचते थे कि हम बीएड करके प्राइमरी टीचर लग जाएंगे, तो उसी में उम्मीद थी और वो हट गया। तो कहीं आपको हताशा नहीं हुई इससे? हताशा तो नहीं हुई, ये लगा कि चलो ठीक है अब मैं और ऊपर के बारे में सोच पाऊंगी। देखिए आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो आप सोचते कि चलो इतना ही हम मिनिमम से काम चला लेना है, प्राइमरी में तो लग जाएंगे, अच्छी है सैलरी, मतलब इतने से हो जाएगा। फिर लगता है अब ये जब मेरे सामने खत्म हो गया तो फिर आपको कुछ ना कुछ आगे तो सोचना है। मैं अगर आप इतना सब अपने आप को किए हैं, इतना सब खपाया है आपने, तो आप ये चाहेंगे ना कि हम कहीं से सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, मेरी जॉब कुछ बड़ा मैं कर पाऊँ। तो वहां से ये हुआ कि चलो प्राइमरी हट गया, वो एक तरीके से रास्ता और क्लियर हो गया। विजन मेरा क्लियर हो चुका था कि अब प्राइमरी तो नहीं है मेरे पास करने के लिए, मेरे पास जूनियर है, जूनियर से भी ऊपर अगर मैं जाने सोचूं तो डिग्री कॉलेज है मेरे पास में। तो मैं वहां से मेरा विजन और क्लियर हुआ कि अब चलो डिग्री कॉलेज में चलते हैं, ये तो तुम्हारे साइड हो ही चुकी है चीजें। अच्छा, तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो देख रहे हैं तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा, जब आपके पास एक रास्ता बंद हो जाए तो आपने हताश नहीं होना है। तो आपने वहां से रास्ते और सारे फूटते हैं तो आपने उन रास्तों को चूज करना है। तो जो शिवानी जी ने चुना, हाँ वही मतलब क्लियर ऑल ओवर क्लियर यही था कि मतलब प्राइमरी अगर मेरे साइड से हुआ, जिस दिन मुझे ये न्यूज सुनने को मिली उस दिन यही था कि प्राइमरी अब साइड हो चुका है, तुम बीएड वाले प्राइमरी में नहीं एलिजिबल हैं, या तो तुम जूनियर के बारे में सोचो, जूनियर की वैकेंसी भी लिमिटेड आता है। तो उससे अच्छा ये है कि तुम थोड़ा और अपने आप को थोड़ा सा और मेहनत करो और थोड़ा बड़े लेवल पे सोचो जा करके। तो वो डिग्री कॉलेज वाला फिर वहां से ऑप्शन खुल रहा है कि डिग्री कॉलेज में आप लेक्चरर बनिए, प्राइमरी जूनियर तक ही क्यों सोच के अपने आप को लिमिट करना है। फीमेल्स स्टूडेंट्स के लिए इसी स्टेज में आते हैं बच्चों की तरफ, तो वो क्या कहते हैं कि अभी बीएड में तो नंबर आए नहीं। जितने मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, लड़कियां देखी हैं, तो उनको क्या माँ बाप ने बोला है अब तो तुमसे निकल नहीं पा रहा है, ऐसा करो शादी कर देते हैं, अपने घर में पढ़ना जाके, जो कुछ करना अपने घर में करना है। और हमारी लिमिटेशन तो यहीं तक थी। तो इनके माँ बाप ने इनको सपोर्ट किया आगे। हाँ, मम्मी पापा ने काफी सपोर्ट किया। पापा को मतलब ये था कि चलो ठीक है पहले प्राइमरी, फिर अभी तक जो भी मेरी जर्नी है उसमें उनकी तरफ से एग्जाम को देना, एग्जाम देने जाना, फॉर्म फिल करना, ये सब एक बहुत होता है। जल्दी गिव अप कर दे, 2-3 प्रयास करके इंसान ये सोचता है कि अब रहने दो, नहीं हो पा रहा है। आप खुद से भी सोचते हो, ऊपर से जो प्रेशर आता है समाज की तरफ से वो भी रहता है, परिवार की तरफ से भी कि अभी कुछ करो, तो फिर करते हुए दिखाई दो।
तभी आप आगे बढ़ने वाले भी तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आप आगे बढ़ती हुई दिख रही होगी। मेरे में ये मेरे भाई का, पापा मम्मी का, तीनों लोग सहयोग है। वो सब लोग मतलब मुझे इनकरेज किए हैं कि चलो ठीक है, अभी तुम यहाँ से सोच के, ये खुद की सोच के साथ साथ परिवार का पूरा योगदान सहयोग है कि तुमको पढ़ने का पूरा टाइम दिया जाए। मेरा सारा खुद सेल्फ स्टडी का है, कोई कोचिंग नहीं है, कहीं कुछ बाहर का आना जाना नहीं है, बस खुद से मैंने मटेरियल जुटाया है। उसके लिए जो पीछे रिसोर्स लगता है वो पिताजी की तरफ से मिला है कि तुमको पैसे का खर्चा और आने जाने के लिए एग्जाम फॉर्म फिल करना ही 2-2.5 हज़ार रुपए से नीचे कुछ फॉर्म नहीं है। तो वो ये है कि आपके काफ़ी कुछ लगता है तब जाके आप उस स्तर तक पहुंचते हैं। तो उसमें सभी का कलेक्टिव योगदान है। ऐसा नहीं कि केवल हम बोल दें कि हमने तैयारी हमने करी, मेहनत है, लेकिन पीछे जो बैकग्राउंड सपोर्ट होता है वो मैटर कर रहा है, वो मेरे पास है। पिताजी का सीधा यही कहना है कि अब तुम आराम से पीएचडी करो, ऐसा कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें अब आगे जीवन में करना क्या है, लाइफ सेट हो चुकी है, इसके आगे तो भटकाव नहीं होगा। तो कुल मिला के यही है कि हाँ, सभी का कलेक्टिव सहयोग है। तो शिवानी जी से बात करके पता यही लगता है कि इसमें कलेक्टिव रोल है परिवार का। तो परिवार में सबसे पहले माता पिता को सोचना है कि मैंने अपने बच्चे को 20-21 साल तक पाला है और इतना सपोर्ट किया है, तो आप 3-4 साल और सपोर्ट क्यों नहीं आगे कर देते हैं। आपने 3-4 साल सपोर्ट करेंगे तो बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। और बच्चे को भी चाहिए कि आप पिताजी से, माताजी से ये उम्मीद न करें कि वो बहुत सारे पैसे खर्च करें, तब आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कोचिंग में आपको एडमिशन दिलाएं और आप अपना योगदान 50% करें और माता पिता आपको 100% दें। तो आप सक्सेस ऐसे नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको भी चाहिए, आप मेहनत करें। जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो भी आपको आगे बढ़ाते हैं वो खाली आपको पुशअप करती हैं। हाँ, 20% 25% ही आपको सहयोग देंगी, 75% आप नहीं करना। तो ये तो बिल्कुल मतलब माना हुई बात है कि आपको कोचिंग वाले आपको 20% रिसोर्स प्रोवाइड करवा देंगे, वो एक अपना टाइम टेबल बना के सेट कर देंगे, आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे कि हमें कंसिस्टेंट होगी प्रिपरेशन का। लेकिन सेल्फ स्टडीज का कोई भी अल्टीमेट वो नहीं है कि इसकी जगह हम कुछ और लेकर आ जाए। सेल्फ स्टडी आपने करनी ही करनी होगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा जो भी, तो आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, बस आपको फोन का सही यूटिलाइज करके वो कंटेंट फाइंड आउट करना है। फिर आप कोई भी एग्जाम हो यूज पे आगे आजकल बच्चे छोटे से हैं, वो फोन का मिसयूज ज्यादा करते हैं और पेरेंट्स उनको रोक नहीं पाते हैं। तो आपने ये कंट्रोल किया कैसे? मतलब ये आप जैसे आप कोई मोबाइल खोलो आपको कंटेंट गलत ज्यादा मिल जाएगा। हाँ। तो आप जैसे पढ़ने बैठो तो वो कैसे कंट्रोल? तो वो देखो, ये बात तो है, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्ट है। मैं खुद साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद साइकोलॉजी पढ़ी हुई, तो ये लगता है कि हाँ डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन क्या है कि वो डिस्ट्रैक्शन को आप जब तक हटा के अपने, मैं यूट्यूब खोलती हूँ सबसे पहले मैं अपनी क्लासेस ही स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मुझे कुछ और देखना ही ना पड़े। इंस्टाग्राम वगैरह वो ये सब खोलते हुए थोड़ी देर देखा, फिर लगता है अब जब तक आपकी इनर वॉइस नहीं बोलेगी कि आप समय बर्बाद कर रहे हो, तब तक फिर आप अपने माइंड और इनर वॉइस को अलाइन नहीं करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो दिमाग को भी एकदम ये करना है कि मुझे अपना विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर ये था कि मुझे इतना एग्जाम निकालना है, नेट जेआरएफ मुझे क्लियर करना है, मुझे एक फेलोशिप चाहिए है। ऐसा कुछ चीज जैसे कि मान लो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो, जैसे आपने सोचा ला थोड़ा सा इंस्टा देख लेता हूँ, एक रील बढ़ाई तो दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तो ऐसा कोई चीज नहीं, मतलब मोबाइल की जगह और कोई चीज यूज कर रहे हो मोबाइल की जगह, जैसे कि अब मोबाइल की जगह वही है कि आप अपनी क्लासेस वगैरह को ये वो मान के चलें कि ठीक है 15-20 मिनट देख लिया, माइंड फ्रेश करने की बात अलग है। अगर अंदर से खुद ही तुमको आवाज आएगी कि समय बर्बाद हो रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मोबाइल की जगह अगर टैबलेट यूज कर लें तो ज्यादा साधन देता है। हाँ, अच्छा वो टैब, हाँ ये वो तो फिर अपनी बात है कि कंप्यूटर टैबलेट, आप मेरे पास भी टैबलेट है, मैं रेगुलर उसका यूटिलाइज करती हूँ। तो मैंने कई स्टूडेंट से ये पूछा है तो उन्होंने बोला कि आप मोबाइल का यूज ना करें, मोबाइल की जगह आप वो अपना टैबलेट यूज करें, वो उसमें स्टडी मटेरियल, हाँ स्टडी मटेरियल सही तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब वो तो ये है कि अगर कोई चाहे तो टैबलेट पे भी इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करे, चाहो तो तुम कंप्यूटर पे भी बैठ के गाने सुनो। बट ये है कि वो तो अपने थॉट को अलाइन करना होगा कि हमको भी कुछ करना है, कुछ करने के लिए आपको वो थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। तो आज के जो स्टूडेंट हैं आपके, खासकर आप फीमेल स्टूडेंट्स के लिए बताओ जरा, तो उनको घर पे खाली हो गई बीएड करने के बाद में, तो कौन कौन से वेज हैं जिनमें आप वो घुस सकती हैं? एक तो पीएचडी वाला, आपका इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है और कुछ कर सकते हैं। देखो अगर अब तक मेरी जितनी भी
वहाँ पे गाइडेंस के तौर पे हम यही बोलेंगे, अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए तो फिर आप कोई डिप्लोमा वगैरह कर लें। टीचिंग लाइन में थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ रहना होगा। वैकेंसी बहुत रेगुलर नहीं आती है, आती भी है तब तक बच्चे की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि अगर वैकेंसी 7,000 है, फॉर्म भरने वाले 7 लाख हैं, तो सोचो कंपटीशन किस लेवल पर है। तो वहाँ पर ये है कि अपनी रेगुलर करती रहो पढ़ाई। बीएड किया है, अगर एमए भी किया है तो एमए के बाद फिर और अपॉर्चुनिटी खुल रही है, तुम अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करो, अपने में थोड़े सर्टिफिकेट और ऐड करो। एडटेक कंपनियां हैं जो कि आपको करवा देंगी, मतलब जॉब के पर्पज से आपको मिल जाएगा अगर प्राइवेट के तौर पे सोचो। और अगर फिर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, थोड़े अच्छे लेवल पे तैयारी करने की सोचो। प्राइमरी वाली चीज़ें अब थोड़ी सी कमी हो चुकी हैं। एक तो ये है कि आप बीएड की हुई हो, आगे एमए वगैरह किया रहे हुए है तो फिर उसको और आगे यूटिलाइज करो, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्रैक करो, पीएचडी की दुनिया में जाओ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बारे में सोचो। फिर वहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी। मतलब अगर आप गवर्नमेंट में भी नहीं तो भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाएंगे, आपको एक अच्छी अमाउंट वो लोग पे करेंगे। किसी भी अपने कॉलेज से आप अप्रूव करवा लीजिए, जैसे कि यहाँ छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की है। यहाँ पे जो कॉलेज हैं, अगर उनमें मैं जाती हूँ तो वो लोग हमको अप्रूव वहाँ से हो जाएगी मेरी डिग्री, मैं यहाँ कॉलेजों में पढ़ाऊँगी तो वो एक अच्छी अमाउंट मतलब 32-35,000 आपको देंगे। तो ये है कि आप अपने जीवन यापन योग्य तो एक धनराशि मिल ही जाएगी। और जब आप प्रोफेसर बन जाएंगी तो फिर बात ही अलग है। फिर तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट पे होगी जो कि लेवल 10 वाला जाएगा, तो वो तो अलग ही बात हो जाएगी। तो तैयारी को कंसिस्टेंट करना है और थोड़ा सा विजन को अपना क्लियर करो और बड़े लेवल पे सोचो, मैं यही बोलूँगी। वो लिमिट मत करके मत रह जाओ कि टेट सीटेट तो क्वालिफाई कर लिया। टेट सीटेट क्वालिफाई हम किए हुए हैं 2019 का, मेरे पास प्राइमरी जूनियर दोनों का है। सीटेट मेरे पास प्राइमरी जूनियर दोनों का है, वो सर्टिफिकेट मेरे पास है, उनका हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और फिर और लोगों की नज़रों में थोड़ा समाज की यही हो जाता है कि क्या बैठी तो घर पर ही हो, कुछ कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तो वो कुछ कर रही हो का यही जवाब है कि भाई थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, नेटवर्क बनाओ अपना, लोगों से मिलो, फिर समझ में आता है कि अपॉर्चुनिटी आगे बहुत सारी हैं। थोड़ा सा तुम्हें आउट ऑफ बॉक्स होके सोचना पड़ेगा। ये मेरे साथ थोड़ा ये हुआ कि मैं खुद की इतना समय सोच रही हूँ, थोड़ा समय दिया मैंने। अब हम दूसरों को गाइड कर रहे तो यही बोल रहे भाई आप बीए करो, एमए करो, एक सब्जेक्ट पकड़ लो, उससे आगे तुम बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे। लेवल 10 पे की जॉब पा रहे हो, प्रोफेसर बन रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, आगे किसी यूनिवर्सिटी तुम वाइस चांसलर बनोगे, तो समझो वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी। तो अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप जैसे घर पे बैठी रही, 2019 में एमए आपने कर लिया था, 19 में किया था? हाँ, मेरा एमए है 20 से लेके 22 के बीच में, और 19 तक मेरा बीएड में इन्होंने बीएड करके हाँ बीएड करके मतलब निश्चित हो गई थी कि भाई अब मैं बेसिक में पढ़ाएंगी, प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में पढ़ाएंगी। उसके बाद में जब आप घर पे रही इतने साल, लगभग 5 साल हो गए आपको, 5 साल घर पे ही रह के आपने सब कुछ किया है, तो इस दौरान आपके रिश्तेदार होंगे, आस पड़ोस के होंगे, सभी लोग होंगे, तो वो बोलते होंगे कुछ ना कुछ, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको माइंड में डिस्टर्ब करता होगा। तो वो डिस्ट्रैक्शन दूर करने के लिए या अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू करने कैसे किया आपने? देखो, रिश्तेदार और वो सब लोग तो बोलते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है अब तो हो गया, जॉब करते हुए भी नहीं दिख रही हो तो कुछ आगे बढ़ो। मेरी खुद की जो मेरे साथ बेस्टमेट हैं, सबसे ज्यादा तो ये बोलते होंगे कि नहीं, आपको तो बोलते होंगे, माँ बाप को बोलते होंगे नहीं तुमकी बहुत हो गई है, अब तो कुछ कर ही नहीं रही, शादी कर दो। अब वो मेरे पिताजी का और मम्मी का ये है कि चलो ठीक है बिटिया मेरी पढ़ रही है और हमें इसको पढ़ने आगे देना है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ठीक है तुम्हारा हो गया है, तुम्हें तो कहीं जाना ही है, पराया धन हो तो धन लेके यहाँ से निकल जाओ। ये उनका मानना नहीं था कि धन लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं खुद अब इस थॉट प्रोसेस के साथ हूँ कि हमने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है। तो वहाँ पे था कि चलो ठीक है, पापा ये एमए कर रही थी तो ये था कि चलो एमए कर रही है, अभी देख लेंगे बाद में। फिर एमए करते करते देखा उन्होंने कि चलो ठीक है नेट वाला एग्जाम क्रैक कर लिए, तो उसमें उनका ये था कि चलो ठीक है पापा, मतलब 1-2 बार डिसअपॉइंटमेंट मिली है, एग्जाम एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हो जा रहा है, तो ये था कि चलो पापा का पूरा सहयोग था कि हाँ तुम करो। 1-2 बार फेल हुई हूँ, मैं निराश हुई हूँ, हताश हुई हूँ, तो वहाँ पर उनका ये था कि तुम्हें हम सारी चीज़ें दे रहे हैं, बैकग्राउंड में सपोर्ट है, तुम्हें मेहनत करनी है। तो उसमें ये था कि चलो ठीक है अभी मुझे सपोर्ट मिल रहा है, एज मुझे मिल रहा है, मेरी मेहनत है, 90% वर्क डन हो चुका है, 10% पे गिव अप नहीं करना है। तो वो 10%
और गिव अप ना करते हुए आज हम यहाँ तक पहुंच गए हैं कि अब हम रिसर्च स्कॉलर भी हैं और फेलोशिप भी मिल रही है। वो लोग भी संतुष्ट हैं, मैं भी खुश हूँ और मैं बता भी पा रही हूँ अपने रिश्तेदारों को, सब लोग कलेक्टिव खुश हैं। मेरे पास पिछले 2 दिनों से लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं कि टॉप की 1% में टॉप 1 में आई हो और अब अच्छी जगह से आके वो करना। तो अभी जगह तो ये भी लगता हो ना, सर बोलते होंगे आई नहीं होगी यार, ऐसे बोल रही होगी कुछ, है ना। नहीं, तो वो विश्वास नहीं होता कान पे, बोला ये तो घर पे ही थी। हाँ, किया कैसे ये होता है, ये होता है। अभी घर पे थी, हाँ, किया कैसे? उनको नहीं मतलब ये दिख रहा है कि ये रहती तो घर पर ही है, क्या सब चलना है, और ये घर पर ही तो पिछले जाने कितने टाइम से कह रही है कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। तो वो थोड़ा समय लगता है, हर चीज में समय लग रहा है। कुछ पकी पकाई खिचड़ी नहीं मिल रही है कि आपको फीडिंग कर दी जाएगी, समय देना पड़ेगा। तो उसमें ये वर्ड बोला था सबसे पहले पेशेंस। हाँ, टीचर्स लाइन में आपको पेशेंस रखना है और आस पड़ोस के जितने भी माहौल हैं उनसे घबराना नहीं है और खासकर सपोर्ट देना है माता पिता ने। हाँ। जितने भी लोग बोले कि आपके बच्चे ने क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बना कर रहा है, उनका वो ढाल बननी है माता पिता ने, और बच्चे ने निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, रखना है पेशेंस, और आप पहुंचेंगे इस पोजीशन पर। तो धन्यवाद जो आपने इंटरव्यू दिया, और जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको एक राह दिए। अगर एक स्टूडेंट भी इनकी बताई हुई मार्ग पर चल लेगा और अपनी राह पकड़ लेगा तो मेरे इंटरव्यू का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।